विपक्ष को बजट नहीं आया रास। इतना अंबार आज 2.5 घंटे तक घोषणा ही घोषणा, ये भी बनेगा, पैसा एक है नहीं। हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं, पर मुझे लग रहा है इनके दिए टिमटिमा रहे हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी। पक्ष विपक्ष की क्या है योजना भावी, बजट का रंग चुनावी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम अशोक गहलोत ने तीसरा बजट पेश किया इस कार्यकाल का। बजट में मुख्यमंत्री ने किसानों, गरीबों, युवाओं पर विशेष फोकस किया। बजट की कई लोगों ने वाहवाही की है। वहीं बीजेपी इसे चुनावी बजट बता रही है। बजट की घोषणाओं को बीजेपी चुनावी क्यों बता रही है? बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि बजट देखकर लग रहा है जैसे मध्यावधि चुनाव आने वाला है। इस बजट के क्या मायने हैं, ये सब गेस्ट पैनल से जानेंगे। आखिर बजट पर चुनावी होने के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मुकेश पारीक जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मुकेश पारीक जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 2018 के विधानसभा चुनावों के ठीक 24 घंटे बाद से बीजेपी लगातार ये कहती रही कि सरकार जाने वाली है, चुनाव होंगे, सरकार जाने वाली है, चुनाव होंगे। फिर आपको एक गैप मिला, अब आप दोबारा कह रहे हैं चुनाव होंगे। अब क्या सूंघ रहे हैं आप प्रदेश की सियासत में जो आपको ये बजट मध्यावधि चुनाव का नजर आ रहा है? देखिए, बजट कई संदेह पैदा करता है। कल हमने बहुत लंबा बजट का भाषण सुना। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत प्रदेश की जनता से वादे किए, लेकिन बिना बजट प्रावधान के वादे निभाएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा संदेह है। मैं भी कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बिना बजट के प्रावधान के इतने वादे करना, ऐसा लगता है कि ये प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम है। जहां तक अगर हम बात करें, आज राजस्थान के ऊपर 3.79 लाख करोड़ का कर्ज है, तो ये भी एक सबके सामने है कि उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो इसमें मध्यावधि चुनाव कहाँ है मुकेश पारीक जी? जनरेट होगा और कैसे हम हमारे वादे पूरे कर पाएंगे। दूसरा जो संदेह का सबसे बड़ा कारण है, पिछले बजटों की जब हम बात करते हैं तो अभी तक 78 घोषणाएं ऐसी है जो बजट में हुई थी और उनका अभी तक क्रियान्विति नहीं हुई है, वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही चतुराई से बातें रखी। आपने आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, PMGSY की उन्होंने इसमें चर्चा की, और ये सारी तो मुकेश पारीक जी, आप सवाल पर नहीं आ रहे हैं ना। अब आपने जितना कहा, देखिए उसके आधार पर मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। आपको पिछले साल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट स्पीच याद होगा। उन्होंने भी बजट एलोकेशंस कहीं भी बजट स्पीच में क्लियर नहीं किए थे। इसके अलावा आपने जिसे लंबा भाषण कहा, इससे पहले लंबा भाषण निर्मला सीतारमण का ही रहा है, 2 घंटे 39 मिनट का, जिसे सीएम अशोक गहलोत ने क्रॉस किया है 7 या 8 मिनट से। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें मध्यावधि चुनाव कहां है? नहीं, आप सुनिए, केंद्र का बजट पूरे देश के लिए होता है। राजस्थान का बजट राजस्थान प्रदेश के लिए होता है, वो एक अलग। लेकिन जो मध्यावधि चुनाव की बात इसलिए कही गई है कि इतने सारे वादे प्रदेश की जनता से बिना बजट के प्रावधान के कर देने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है, इसलिए ये हमारे नेताओं ने कहा है। जहां तक जिस चीज की आवश्यकता थी, हमारे कई ऐसे संविदा कर्मी बंधु जो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस तो मुकेश पारीक जी, आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस खुद में टूटकर मध्यावधि चुनाव बुला लेगी, आप ये कह रहे हैं? आपकी वॉइस, हेलो। हाँ मुकेश पारीक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद में टूटकर मध्यावधि चुनाव की कंडीशन में पहुंच जाएगी, जो कि आप 2018 से ही कह रहे हैं? नहीं, ये
देखिए अभी जो हमने देखा अभी हाँ। किसान सम्मेलन के नाम पर हाँ। अभी तक सचिन पायलट जी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। भीड़ की तुलना की जा रही है कि गहलोत जी के सभाओं में कितनी भीड़ है, राजीव गांधी जी की में कितनी है, सचिन पायलट जी की कितनी में, ये सब जो दिखती हुई चीजें हैं वही हम बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं भी इंटरेस्टिंगली इंतजार कर रहा हूँ वसुंधरा राजे जी की उन 3 सभाओं का जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन अब मुझे आरसी चौधरी जी को भी बजट इस चर्चा में शामिल कर लेना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है श्याम जी आपका। आरसी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, वो सिर्फ यह है कि प्रदेश के इकोसिस्टम को जाने बिना बजट आ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोरोना काल जैसे ही शुरू हुआ, अस्पतालों में क्या कमी है तुरंत सामने आना चालू हो गई। वो इकोसिस्टम सुधरे तो राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ा जा सकता है। पहला टारगेट तो आपका इकोसिस्टम सुधार नहीं होगा तो हम बजट की घोषणाओं से उत्साहित क्यों हो? और दूसरा, क्या मध्यावधि चुनाव आप ही की वजह से आ सकते हैं? स्वपन जी, राजस्थान की लोक कल्याणकारी सरकार के जनप्रिय नेता ने जनता के द्वारा जनता के बहुत से वर्गों से संवाद करके, सरकार के बहुत से विभागों से संवाद करके, और आपके माध्यम से मैं उस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक विषम परिस्थितियों के अंदर, आपदा के अंदर एक ऐसा बजट लेके आए जो इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के अंदर उत्साह, उन्नति और ऊर्जा का संचार किया है। मैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उनको आत्मसात किया और उन्होंने लागू किया, ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, प्रतिपक्ष हैं, चाहे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम जो दूसरे नेता हैं, जब कल बजट पेश नहीं हुआ उससे पहले ही जिस प्रकार से निराशा के भाव से और अपनी एक तुष्टिकरण की सोच के तहत पे निंदा में लगे हुए थे, और वो सोच रहे थे कि राजस्थान की जनता पे कोई ना कोई टैक्स का भार लादा जाएगा, राजस्थान का विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, तमाम ये सब चीजें वो उससे पहले बोल रहे थे। वो राजस्थान के उन करदाताओं का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग कर देते हैं, उन सब का अपमान कर रहे थे। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि अशोक गहलोत, लेकिन हो क्या गया ना आरसी साहब, देखिए हो क्या गया कि बजट में कई सारी सब्सिडी देने की बात आपने कर दी, ब्याज फ्री लोन की बात आपने कर दी, प्रदेश का सियासी खजाना तो, प्रदेश का जो खजाना है वो तो वैसे ही खाली है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एक विजन दिखाने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि राजस्थान में कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थितियां तो सच में खराब थी, लेकिन तब भी आप उससे फाइट करने की जगह सब्सिडी और इन सब की बातें कर रहे हैं। स्वप्न जी, ये जो जवाब है वो मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में दिया था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता निराशा और जो गमगीन माहौल में बैठे हुए थे कि इसके बाद में हम क्या बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की बोली बंद करने में लगी रहती है, इसलिए शायद कल पूरी पार्टी ही मौन रही। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो आपने शंका जाहिर की, निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को पता होना चाहिए और मैं भी वो बातें रखना चाहता हूं। आपको पता है कि कोविड के कार्यकाल के अंदर, कोविड की महामारी के अंदर इस प्रदेश की जनता को जहां से स्वास्थ्य से, जहां पे भोजन के निवाले से, जहां पे आसियाने से सबसे महफूज रखे, सब उनकी व्यवस्थाएं करके इस राजस्थान की जनता की जो रक्षा की, पूरा प्रदेश, पूरे देश के अंदर सबसे कम यहां पे मृत्यु दर का आंकड़ा रहा। केंद्र की सरकार जिन चीजों को खत्म पाती है और कंक्लूड जो करती है, उसके अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। उस दौरान हमने 40,000 करोड़ का कर्ज लेके इस राजस्थान की जनता की हमने रक्षा की। आज जो समय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कर रहे हैं इतना कर्जा होगा, इतना कर्जा होगा, इन्हें पता होना चाहिए हमने आपकी तरह कोई पीएसयूज नहीं बेचे, हमने आपकी तरह आरसी साहब, इंटरेस्टिंगली आप जो भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव की बात कर रही है, उस पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? प्रदेश की जनता के लिए देखिए, ये तो इनकी सदैव जो सोच रहती है, क्योंकि ये एक देश एक बजट, एक देश एक टैक्स की बात करने वाले, जब केंद्रीय बजट आया और जब प्रधानमंत्री जी 14 दिन में 2 बार जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर और जहां पे शिलान्यास कर रहे हैं, ये शिलान्यास चुनावी बजट तो इनकी सोच है, क्योंकि प्रदेश की जनता का जो जनादेश होता है ये बाई हुक और कुक, या तो उसको तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं या उसको निचोड़ते हैं, नहीं तो फिर प्रलोभन के साथ में उसको करते हैं। आपको वो बिहार की रैली याद होगी, रैली के अंदर खड़े हो के कह रहे थे ना, बोले जहां चुनाव होते हैं वहां के लिए तो घोषणाएं हो ही जाती है ना, जैसे अब आप जहां जिन 4 जगहों पर चुनाव होने हैं वहां की घोषणा तो सीएम अशोक गहलोत ने भी बजट में की है।
तो कुछ घोषणाएं तो चुनावों वालों को लेकर उसके मुंह से तो कोई भी राजनीतिक दल बच नहीं पाता। श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब रोक रहा हूं अब मैं आपको। आरसी साहब आप माफ कीजिएगा, श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इंटरेस्टिंगली बजट के बाद जो रूटीन सियासत होती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन पहली बार बजट के आधार पर मध्यावधि चुनाव के टर्म को लोगों के बीच में लाया गया। क्या कोई संकेत है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अब कहना मुश्किल हो चला है। देखिए स्वप्निल जी, आपको पता है कि प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया तो काफी समय से कह रहे हैं कि इनके बीच आपसी विवाद है और जिस प्रकार का माहौल है उससे कभी भी चुनाव संभव है। अब ये जिस तरह से देखिए, लेकिन विधानसभा में जिस प्रकार से तकरार देखने को मिली, आज मैं देख रहा था कि गुलाब चंद कटारिया के साथ साथ देवनानी जो अजमेर से आते हैं, वासुदेव देवनानी, उन्होंने भी कहा है कि मध्यावधि चुनाव होना है और सब कुछ होना है। लेकिन जब कल विधानसभा में मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि चुनाव नहीं, मैं तो ये 5 साल तक के आगे तक का, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं ना कि मैं 2024 तक और 2000 आगे तक की बातें करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बजट में आगे तक की बातें कही है। और ये बात भी सही है कि आप भाजपा को भी अपने आप सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि हम एक सूत्र में बंधे हुए नहीं बंधे हुए। वो भी कह रहे हैं कि 8 मार्च है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, वो मनाने जा रही है। अब उसको कौन रोकेगा? अब देखिएगा भरतपुर में बड़ी बैठक भी हुई है। हाँ? जो इनके चुनाव में खिलाफत कर रहे थे वही लोग शामिल हुए उस बैठक में और कह रहे हैं कि हमारी वसुंधरा राजे नेता है, हम उसको भव्य और ऐतिहासिक रैली बनाएंगे उसको। तो ये आपने खुद की भी तो सोचे है विद्रोह की स्थिति दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि एक तरफ सूत्र बंधे हुए। अब ये कल सुमित गोदारा जी कह रहे थे कि इन्होंने तो आगे तक का सिमटारा कर दिया है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि मध्यावर्ती चुनाव है। तो एकता के प्रतिपक्ष के नेता को सोचना चाहिए कि मेरा दल तो एक सूत्र में बोले, अलग अलग सूत्रों में बोले करके। देखिए कल निश्चित रूप से आपको अगर सचिन पायलट का प्रतिक्रिया देखें तो उन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि मैं और मुख्यमंत्री के बीच में कोई विवाद का विषय है। वो बड़े सोच समझ के है, निश्चित रूप से वो नहीं दे रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको भी याद होगा कि उनकी तरफ से विश्वेंद्र सिंह लगातार मतलब उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं इस बात को, लगातार ट्वीट या रिट्वीट जो करते हैं वो भी सुर्खियां बन जाती हैं। अब आप अगर बजट की घोषणाओं को ही लेंगे तो वैसे तो सभी के खाते में कुछ ना कुछ गया, लेकिन जोधपुर और टोंक को अगर कंपेयर करें तो फिर ऐसा लगने लगता है कि शायद नहीं। ये बात तो सही है विप्लव जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने संदेश दे दिया कि जो मुझसे बिगाड़ा रखेगा तो वो देख लीजिए सामने बजट में क्या होता है। ये सारी परिस्थितियां तो है, उस परिस्थितियों को देख करके अगर कुछ कहा जाए तो वो बात सही है कि देखिए मध्यवर्ती चुनाव तो फिलहाल अभी तो कुछ कहने की स्थिति भी नहीं। केंद्र सरकार बंगाल जीतना चाहती है, उधर पे 4 राज्यों में चुनाव होती है, वो जीतना चाहती है। उसके बाद राजस्थान में बिखराव के बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता का कहना और उसके बाद कुछ और लोगों का कहना कि हम तो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बजट जा रहा है और जिस प्रकार से किया, ये सारी बातें आने वाले समय में ये सवाल हमें जरूर पूछना चाहिए। जब इतने कॉन्फिडेंस से चुनावों की बात बीजेपी कर रही है तो मुकेश पारीख जी, क्या सचमुच ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पारिवारिक बातचीत के तौर पर या एक नेता से दूसरे नेता की बातचीत के तौर पर, भाजपा कांग्रेस के तौर पर नहीं, मेल मिलाप के तौर पर कांग्रेस के विधायक आपसे संपर्क में हो, अपने गिले शिकवे आपके साथ साझा कर रहे हो और उसके आधार पर आपकी पार्टी बयान दे रही है कि भाई मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? देखिए हमारे संपर्क की बात नहीं है, बात है सार्वजनिक रूप से। अभी आपने देखा होगा कि 2 कार्यक्रम होते हैं। अभी एक प्रश्न आपने उठाया कि वसुंधरा जी यात्रा पर जा रही है, वसुंधरा जी का जन्मदिन है और वसुंधरा जी गिरिराज जी की परिक्रमा में जा रही है, वो उनका एक निजी कार्यक्रम। लेकिन दूसरी ओर जब सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें किसान सम्मेलन अगर कांग्रेस पार्टी करती है, नहीं पर वसुंधरा जी तो सभा भी करेंगी, 3 सभाएं तो चर्चाओं में चल रही है, पता नहीं वो होंगी कि नहीं, आप बता सकते हैं होंगी कि नहीं? किसान सम्मेलन करते हैं, अपने दम पर करते हैं, अपने नाम पर कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से हर नेता
चाहे सचिन पायलट जी हैं, चाहे विश्वेंद्र सिंह जी हैं, या अभी और भी जो बात है, तो वो अपना अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन में साफ नजर आ रहा है कि कौन सरकार के साथ है, कौन सचिन पायलट जी के साथ है। तो ये तो सब दिख रहा है, ये दिखती हुई बातें ही हमने कही है। जो जिसको सब जानते हैं वो कांग्रेस भी जानती है, आम जनता भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, मीडिया भी जानता है। तो आज क्या कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो सचिन पायलट से ये पूछे कि आप किस कैपेसिटी में किसान सम्मेलन कर रहे हैं? कि लेकिन अब देखिए ना, फिर चर्चाओं की बात है, अगर आप एकजुट हैं तो आपकी पोस्टर्स टीम बीजेपी कह सकते हैं, लेकिन टीम राजे, टीम पूनिया जब कहने लगे, या 8 मार्च को होने वाले जो भी घटनाक्रम अगर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हम देखने लगे तो उसमें हम गलत क्यों होंगे? आप चिंता नहीं कर सकते। अब कोई ऐसा कार्यक्रम हमारे किसी नेता ने नहीं किया है जो पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो। कोई ऐसा एक भी सार्वजनिक कार्यक्रम हमारे किसी नेता ने नहीं किया है कि जो संगठन की द्वारा आयोजित नहीं हुआ हो। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? उन दोनों की तुलना ही करना गलत है। तुलना सिर्फ ये की जाती है कि पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी किसान के पंचायत कर रही है, सचिन पायलट ने किसान पंचायत कार्यक्रम अगर करता है सार्वजनिक, उसको नहीं करता। जी, तो किसान पंचायत को कांग्रेस पार्टी आयोजित करती, गोविंद सिंह जी डोटासरा उसको आदेश देते, वो अगर कोई कार्यक्रम करते तो समझ में आता। लेकिन सचिन पायलट जी ने कोई इनसे इजाजत लेके थोड़ा ना कोई कार्यक्रम किया, इन्होंने तो अपने जो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद फिर इससे जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे मुकेश जी कभी मिलेंगे डिबेट में तो जरूर करूंगा। आरसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब वो नहीं, तुम लाख छुपाओ रार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, वो जो स्थिति बनी है कांग्रेस में, उसको सुधारने की दिशा में कुछ चल रहा हो ये नजर नहीं आता। नहीं तो ये दोबारा गर्म की हुई चाय में वो मिठास नहीं रहती जैसी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। सपन जी, मैं कहना चाहूंगा कि नजरिया बदलो, नजर बदल जाएगी, सोच बदलो, इस प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो अपने नेताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है, जो उन्हें अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता की आवाज को उठाने से रोकती है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला करने वाली पार्टी हमसे पूछ रही है। हम साधुवाद देना चाहता हूं मैं सचिन पायलट जी का, जिन्होंने राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब यहां पे आए थे तब उन्होंने तमाम कांग्रेस के लोगों से कहा था कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये 3 काले कानून आने वाली पीढ़ी को भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या में धकेलने वाले कानून हैं। इस संदेश को लेके जा सकते हो तो जन तक जाए, जन जन तक जाइए। वो सचिन पायलट जी या पार्टी के दूसरे तमाम नेता हर जगह पे वो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। इस बात की हमें खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के इस पर्सन से पहले आपने एक चीज कही थी कि आपने भी चुनावी बजट घोषणा की। हाँ। हम 4 उन दिग्गज नेताओं के नाम पे कन्या महाविद्यालयों की घोषणा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि आप तो अपने जिंदा नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं देते, हम तो दिग्गज नेता हैं, उनके नाम पे भी वो चीजें कर रहे हैं। आप देखिए कल उसी बजट के बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं वसुंधरा जी का साधुवाद करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बामासा डेटा सेंटर बनाया था। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि ये 2014 से ही पार्टी नहीं बनी है, उससे पहले आडवाणी जी का भाषण सुने, उससे पहले अटल जी का भाषण सुने। उन्होंने इस देश के लोगों के पुरुषार्थ को और पूर्ववर्ती सरकारों के किए हुए काम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारों ने काम किया है, अगर हम नकारेंगे तो हिंदुस्तान की जनता के देखिए ना, एक बात बताइए, इसलिए इन्हें ये कहना चाहिए। एक बात बताइए, प्रदेश में जो टोंक है वो टोक्यो तो नहीं है, फिर इतनी कम घोषणाएं टोक के लिए। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, पूरी हो जाएगी। जरा वो बता दो सपन जी, सिलेक्टिव और अपने हिसाब से पिक एंड चूज का जो रास्ता है वो लोग तैयार करते हैं जिनके पास में कोई जवाब नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा हमने सड़क नीति लेके आए, पूरे प्रदेश के लिए लेके आए, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लेके आए, हमने राजमार्गों के लिए लोग लेके आए, मुफ्त किताबें मुफ्त ड्रेस से लेके आए, बेरोजगारी भत्ता लेके आए, हर ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ने का काम हो, चाहे पब्लिक हेल्थ का काम हो, फ्री सैनिटरी नैपकिन हो। हमने उस बेजबान के भी दर्द को महसूस किया है। 102 एम्बुलेंस की शुरुआत देश के अंदर इस राजस्थान ने की है, उसका तो कोई वोट नहीं पड़ता, उसका तो कोई वोट नहीं पड़ता। इन्हें कहिए आप गौ माता के नाम पे राजनीति करते हो, तालियां नहीं बजा पाए और उसका अभिनंदन नहीं कर पाए, ऐसी गणित सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रदेश की जनता देख रही है। हम डिरेल हो जाएंगे। आरसी साहब, मैं रोकना चाहता हूं आपको। श्याम जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी, मेरा सवाल जो है वो मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश करूंगा।
बोल्ड बजट का समय था, तीसरा बजट बोल्ड बजट होता है, लेकिन ये घोषणाओं से क्लीन बोल्ड करने वाला बजट रहा तो उसका कुछ तो एम होगा, क्योंकि ये कोरोना की मार झेल रही आर्थिकी से फाइट करने वाला बजट होता तो वो किसी और रूप में भी होता। उसमें कुछ रियायतें कम होती, निवेश के प्रयास ज्यादा होते। आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को हमेशा उद्योगपतियों से पैरेलल लेकर चलते हैं। उद्योगपति आपके साथ कंफर्टेबल क्यों होंगे? ये तमाम वो बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। श्याम जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, लगता उनसे मेरा संपर्क कट गया है। मुकेश पारीक जी, देखिए, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि बीजेपी की कुछ एक पॉइंट्स जिसका भले ही कभी कांग्रेस विरोध करती थी, उन्होंने डिलीवर किया तो सीएम ने तारीफ की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बजट में कुछ अच्छा ना हो। मनरेगा का यूज करने में केंद्र सरकार सबसे आगे है, लेकिन मनरेगा को तो जी भर भर के कोसा गया था लोकसभा में भी। देखिए, अभी प्रश्न ये नहीं है कि बजट में कौन से घोषणाएं अच्छी है और कौन सी खराब है, बात ये नहीं है। हमने जो प्रश्न उठाया है वो ये उठाया है कि जो आपने वादे किए हैं बजट की घोषणाओं में, उसके लिए बजट का प्रावधान क्या है। ये एक तकनीकी प्रश्न है, ये हमने पूछा, सरकार इसको स्पष्ट करे। हमने यही तो पिछले साल के केंद्रीय बजट में मैं यही जानना चाहता था, प्रावधान को लेकर स्थिति क्या है। ये एक अलग ट्रेंड चल निकला है, किसमें कितना अलॉटमेंट है ये बजट में उतना दिखाई नहीं देता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट दें। देखिए स्वप्निल जी, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो राजकोषीय घाटा है वो 47,000 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे, और हमारे पास जो साधन है वो कम, आय कम हुई है, 36% राजस्व घटा है, कम मिला है, कम है। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां तो है, लेकिन फिर भी देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव के अंदर तो पूरी थैली खोल दी है। 1,195 करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने जिलों में दे दी है, जिससे कि साड़ा में जीत जाए, वो राजसमंद में जीत जाए, बल्लभनगर में जीते, और चूरू का जो सरदार वो है सब। आसिफ, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास समय की कमी है, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आप तीनों का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।